बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 4 है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री के लिए उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंगुलर सोल्यूशन एंड ट्राइजेक्टरीज। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बात करना है। बेसिकली 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद हमारा यह भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, यूनिट 4 में इसके बाद एक और चैप्टर बचता है, उसके बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा और हमारा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी लेक्चर को जरूर देख लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मैं ऑलरेडी यह बता चुका हूं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां पर हम उसी के ही प्रोसेस को समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो या फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया गया हो तो उसकी सहायता से हम कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसके हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचे, उसके बाद हम उसके सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें। तो ये दो रास्ते हैं, तो हमें 2 लेक्चर में इन दोनों तरीकों पर हमें बात करना रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पाए जा सकते। पहला कंडीशन तो ये होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसे हम जनरल सॉल्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को देते हुए सिंगुलर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या कहते थे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते थे। ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। यहां पर देखिए, इसको मैंने स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख दिया। दिस सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पाया जाता है। एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड, और इसे हम प्राप्त भी नहीं कर सकते फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम जानते हैं कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, अगर उन्हें हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दें तो उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंच जाते थे। ये बात आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को देते हुए हम सिंगुलर सॉल्यूशन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस पर, कि अगर हमारे पास कोई भी वर्किंग अब हम बात करते हैं। तो देखो, 2 तरीके हैं इसमें भी। एक तो आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए। दूसरा तरीका यह है कि आपसे बोला जाएगा कि पहले उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, उसके बाद उसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 5 से 6 लेक्चर लगे थे जहां तक मुझे याद है। आप सभी को आई बटन पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें P सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर X, सॉल्वेबल फॉर Y और क्लैरेट्स इक्वेशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लैग्रांजेज इक्वेशन को भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट बोलता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो उसके लिए वर्किंग प्रोसेस मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तो उसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो वहां पर आपको पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा, उसके बाद आप सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग रूल, आइए चलिए बात करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए वर्किंग रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग रूल में हमारे पास पहला स्टेप में यह कहता है, स्टेप नंबर 1, कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं पहले प्रोसेस को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझना आसान बने। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x पाया जा रहा है, y पाया जा रहा है और p पाया जा रहा है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में p पाया ही जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर P नहीं रहेगा तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। अगर P पाया जा रहा है यानी कि उसमें x और y इंक्लूड ही रहेंगे, तो इसलिए इस प्रकार का जो हमारे पास फंक्शन बनेगा उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए वर्किंग रूल, पहला स्टेप तो ये हमारे पास दिया रहेगा। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंशिएट कर देना है, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p, हम क्या करेंगे, इसको p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास फिर से एक फंक्शन मिलेगा। लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन मिल चुका है फाई, जो कि x y और p के ही फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इन दोनों की सहायता से अब हम क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेटिंग p, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से p को इलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेटिंग p फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे इक्वेशन से हम इलिमिनेट करेंगे। वी गेट, देन वी गेट, ठीक है, देन वी गेट द सिंगुलर सोल्यूशन, या फिर लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। अब चलो इस पर हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और इस चीज को हम समझते हैं कि क्या बात मैंने कहा है। देखो बहुत ही आसान सा स्टेप है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको बस उसका p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। वहां से या तो x का वैल्यू मिल जाएगा या तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे, हम p को एलिमिनेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू जब समझाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम एग्जांपल्स पर बात करते हैं। अब चलिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और बोला जा रहा है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो ये समझो कि आपसे बोला गया है डायरेक्ट कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाता कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले बोला जाता है कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपको या तो जनरल सॉल्यूशन या तो कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीजें हैं, उन्हें पहले फाइंड आउट करना रहता है। उसके बाद बोला जाता है कि एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम अलग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो पिछले लेक्चर्स 4-5 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं उन सभी को पहले हम अप्लाई करेंगे, वहां से हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो वो वाला प्रोसेस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस लेक्चर में हम यहीं पर डायरेक्ट सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन को निकालने का तरीका सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, लिख देना है कि गिवन दैट, क्या दिया गया है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है ए डिफरेंशियल इक्वेशन 9p स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस वाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे एक साइड में कर लीजिए, सभी नंबर्स को या सभी टर्म्स को एक साइड में कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ उठा लाया। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड मिला वो क्या मिला, 0 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p, हम क्या करेंगे, p के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहां पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी कि यहां पर तो p टर्म्स है नहीं, तो इसका केवल डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पर हो जाएगा 9 और 9 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और p स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 और p मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 इंटू पी, और यहां पर तो हमारे पास है नहीं, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, p के अलावा x हो y हो, ये सभी के सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे।
फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर p के वैल्यूज को रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, यहाँ पर इतना वैल्यू हमारे पास मिल रहा है तो ये मिल रहा है ना, यहाँ पर p इज इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करते हुए जीरो कर देगा। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है -4 3 - y इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमारे पास मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -4 को उधर भेजूंगा तो जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, हमारे पास 3 - y इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या मिलेगा, 3 को उधर भेज देता हूँ या तो y को उधर भेज देता हूँ, बात एक ही कहना हुआ, तो y इज इक्वल टू 3 मिल गया और y इज इक्वल टू 3 जो है वह इस इक्वेशन का क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे y इज इक्वल टू 3, y is equal to 3 is the singular solution, ठीक है, singular solution of equation first, ठीक है, या फिर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप लोग क्या करिए, हमेशा चेक भी कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हमें दूसरे फॉर्म में लेकर जाना पड़ जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हमें चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये तो हो जाएगा जीरो, यहां पर रखूंगा तो फिलहाल जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो जीरो कैसे बनेगा, हमें पता है स्मॉल p इज इक्वल टू होता है dy बाई dx, ठीक है। तो अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जीरो हो गया, यानी कि p इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 रखने पर ये जीरो हो गया, p इज इक्वल टू 0 रखने पर ये जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं, इसलिए यह y इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 के लिए सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सिंगुलर सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए ये रहा हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दिया गया है p इज इक्वल टू log px माइनस y। इसका हमें क्या करना है, इसका सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इसका प्रोसेस ये है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाना चाहिए और उसके बाद हम उसका सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसके सिंगुलर सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो क्या होता है कि वो वाला प्रोसेस, यानी कि अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस, वो प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमें बात करना रहेगा कि जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के लिए हमें बात करना रहेगा। तो हायर डिग्री के लिए हमें क्लॉरेट्स इक्वेशन पर बात करना रहता है, लैग्रांजेस इक्वेशन को भी डिस्कस करना रहता है, बेसिकली 4-5 मेथड ही डिस्कस करने रहते हैं। लेकिन जब रिड्यूसेबल टू क्लॉरेट्स फॉर्म आता है तो वहां पर डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिलहाल उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको चीजों को समझाऊंगा। चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास p इज इक्वल टू log px माइनस y दिया गया है। ये वाला प्रोसेस बहुत ही आसान है, कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये आपको शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में दिया जाता है, ठीक है। यह बात ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया है। गिवन दैट अपने पास दिया गया है p इज इक्वल टू log px माइनस y, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोसेस करने के लिए आपको एक साइड पहले कर लेना है, चलो मैं कर देता हूं p माइनस log px माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p। हम क्या करेंगे, p के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा माइनस log px माइनस y है, तो ये क्या हो जाएगा 1 में px माइनस y हो जाएगा, ठीक है। और px माइनस y का जब डिफरेंशिएशन करूंगा p के रिस्पेक्ट में तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर बचेगा x, तो मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। दो प्रोसेस तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हुए कर दीजिए या तो फिर ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर भेज देता हूँ तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x अपॉन में px माइनस y, ठीक है। जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग फ्री हैं, ठीक है। हमें बस p का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे लेकर आइए। चलिए करते हैं। अगर अगले स्टेप में हम करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो px माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास x हो जाएगा एंड y को उधर भेज देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा x प्लस y, ठीक है। और एक काम करता हूँ, अगले स्टेप में हमें x को भी डिवीजन करना रहेगा, तो p इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वैसे भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड। कहने का क्या मतलब है कि हम p इज इक्वल टू दिस जो हमारे पास मिला है इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। p इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन में x हो जाएगा इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, चाहे आप यहाँ रखिए चाहे आप यहाँ रखिए, बात तो एक ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, लॉग, ठीक है। और यहाँ पर p का वैल्यू x प्लस वाई अपॉन में x, तो x प्लस वाई अपॉन में x एंड हमारे पास क्या है, x से मल्टीप्लाई भी है, तो x से मल्टीप्लाई किया माइनस वाई एंड दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, log x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। y से y भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, log x। इधर क्या मिल रहा है, x प्लस वाई अपॉन में x, x से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, ठीक है। y का ही वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसलिए x को उधर भेज देता हूं, तो x log x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यह भी देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x log x माइनस x जो हमारे पास मिल रहा है, ये अगर सिंगुलर सोल्यूशन मैं कह रहा हूं तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू 3 जो हमारे पास मिला था उसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिल रहे थे, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या मिला है, y इज इक्वल टू x log x माइनस x हमारे पास मिला, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन्हें आप लोग सिंप्लीफाई करिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग IIT जैम या फिर हायर लेवल के क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से बोला जाता है कि बताइए कि कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना रहेगा, डायरेक्ट आपको इन वैल्यूज को उसमें रख देना है, ठीक है। और p का वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हुए। तो जैसे ही हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा, p का वैल्यू मिल जाएगा, उन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि बस वही हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिलहाल चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत ही आसान सा यह मेथड है, तो आप लोग अपने बुक में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।